नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज हमारे जो गेस्ट हैं आरिफ अजाकिया सर, जिनके बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। सर का अपना YouTube चैनल है, सर सोशल वर्कर हैं और सर कराची के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। आइए सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर आपका बहुत नमस्ते। बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सर जी, सर थोड़ा टर्की के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जब ये ऑटोमन एम्पायर था। तो सर हमारे व्यूअर को थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बताइए सर। देखें, जब ये इस्लाम आया था ना, तो इस्लाम के आने के बाद होता ये था कि ये घोड़ों पर बैठ के पहले अरब निकल जाते थे और दुनिया फतह करने निकल जाते थे, क्योंकि इनके अपने इलाके में तो कुछ होता नहीं था। तो दौलत की जहाँ भरमार देखते थे वहाँ पे पहुँच जाते थे। ईस्ट वेस्टर्न साइड पे इन्होंने जेरूसलम और फिर रोमन अम्पायर को कंकर करना शुरू किया। ईस्टर्न साइड पे पर्शियन अम्पायर वगैरह को। पहले अरब्स की उमैयद एम्पायर थी, फिर अब्बासिड एम्पायर आई, और इसके बाद तुर्कों ने, तुर्क भी कबीले थे, जंगलियों के कबीले थे, इन्होंने भी घोड़ों पर बैठ के फतह करना शुरू किया दुनिया को, और ऑटोमन एम्पायर बन गई। तो इन्होंने अरब एरियाज को भी कॉन्कर किया, यूरोप में भी ये पेरिस तक पहुंच गए थे, और जल्लाद किस्म के लोग थे, और खूनी, बस 24 घंटे इनको मार कुटाई, और यही चीज थी। फिर एक वक्त आता है कि इनकी अय्याशियां, कर्जे लेते रहे। यूरोपियन रिवाइवल हुआ, यूरोप में ब्रिटिश एंड फ्रेंच एम्पायर्स, स्पेनिश एम्पायर्स कायम हुई, नई दुनिया अमेरिका फतह हुई, यूरोप ने बड़ी तरक्की की। फिर यूरोप ने साइंटिफिक उसमें बड़ी तरक्की की। इन्होंने जो नए नए हथियार बनाए, नई नई चीज़ें ईजाद की, जिससे इनकी सुपरमेसी कायम हुई। तुर्किश ऑटोमन अम्पायर कोई नई चीज ना कर सके, ये सिर्फ कॉन्कोर करना जानते थे और लोगों को फतह करते हुए पैसे जमा करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इनको कर्जे लेने पड़े, और कर्जे ले लेके इनकी सल्तनत डूब गई। और आखिरकार फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जर्मनी का साथ दिया। जब जर्मनी जंग हारा, तो लामाला तुर्की को भी वेस्टर्न अम्पायर्स के अंडर में आना पड़ा, और फिर कमाल अतातुर्क की शक्ल में एक लिबरल आदमी आया, जिसने तुर्की को एक नई शक्ल दी, नॉन इस्लामिक तुर्की उभर के आया। और यूरोप ने भी उसको नेटो में लिया और काफ़ी उसको सहूलियात दी। लेकिन फिर एक वक्त आया 90s में, लेट 90s में, के वहाँ पे इस्लामिक रिवाइवल हुआ, और तैयब अरबगान और अब्दुल्ला गुल जैसे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, देखें, जमात इस्लामी जो होती है इंडिया पाकिस्तान में, एक्सट्रीमिस्ट तबलीगी जमात या जमात इस्लामी, ये इन्हीं की एक शक्ल है। अरब्स में इस्लामिक ब्रदरहुड थी, और तुर्की में ये तैयब अरबगान की जो पार्टी आई, उसने आस्ते आस्ते तुर्की को सेक्युलर तुर्की से वापस इस्लामिक तुर्की बनाया। अब तैयब अरबगान ने परसों अपने एक पार्लियामेंट में एड्रेस करते हुए ये कहा है कि वी आर गोइंग बैक टू ऑटोमन टाइम्स, एंड वी आर जी गोइंग टू रिवाइव ऑटोमन वो। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से तुर्की उम्मा का चूरन लेके चल रहा है, और इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, बार बार कश्मीर के नाम पे इंडिया को अटैक कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो अरब हों, चाहे वो साउथ एशियन हो, चाहे वो तुर्की हों, इनकी राल टपकती है भारत पे। क्योंकि भारत सदियों से एक अमीर मुल्क रहा है, खाली पैसों के हवाले से ही अमीर नहीं था, बल्कि इल्म और नॉलेज के हवाले से। यहाँ का जो वैदिक नॉलेज है, यहाँ की जो बेसिस है, कल्चरल वैल्यूज हैं, इट्स ए यूनिक कंट्री। तो इनकी राल टपकती रहती थी। तो अब ये एक रिवाइवल ऑफ ऑटोमन अंपायर को जो तुर्की के अरबगान ने कहा है, तो ये पाकिस्तान एक शैतान, तुर्की एक शैतान, और इन दो जी शैतान का सरदार है चाइना, जो कि इनको लेके चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त है ना, तुर्की इज ए वेरी डेंजरस कंट्री फॉर एंटायर वर्ल्ड, एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। जी मुकाबला करना होगा, और इसके लिए भारत को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि इनका मुकाबला किया जाए। सर, ये अर्मेनिया और अजरबैजान का जो झगड़ा चल रहा है सर, के साथ टर्की आ गया, पाकिस्तान आ गया। लेकिन सर अर्मेनिया के साथ बैक हैंड से रसिया तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खुलकर कोई बड़ी पावर नहीं आ रही है। ऐसा सर क्यों है? देखें, आर्मेनिया, इसराइल और जॉर्जिया,
ये 3 मुल्क हैं जो तुर्की और भारत के बीच का जो ब्लॉक है, इसमें सारे इस्लामिक कंट्रीज में ये 3 नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब जॉर्जिया चूंकि थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाता है और रशिया के साथ उसका अटैचमेंट है, तो जॉर्जिया पे इनका नहीं जोर चलता। इसराइल, जैसे कि परसों पार्लियामेंट के अपने एड्रेस में भी अरबगान ने कहा कि वी विल गो टू जेरूसलम और वी विल कॉन्कर जेरूसलम। तो जेरूसलम और ये आर्मेनिया, ये दो इनके लिए एक आजमाइश है। पाकिस्तान का झंडा है चांद तारा, तुर्की का झंडा है चांद तारा, अजरबैजान का झंडा है चांद तारा। ये तीनों मिलकर आर्मेनिया को कॉर्नर कर रहे हैं। और बदकिस्मती इस वक्त आर्मेनिया एक तरह से ये वॉर लूज कर रहा है, इसलिए कि वेस्ट है ना, वो खाली जबानी जमा खर्च कर रहा है, आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक पैसे का हथियार नहीं दिया आर्मी को, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आर्मेनिया अकेला लड़ रहा है, जबकि अजरबैजान के साथ तुर्की ने आईएस नामी जितने टेररिस्ट हैं वो भर भर के बसों में भेजे हैं। साथ में उन टेररिस्टों के साथ अपनी प्रोफेशनल आर्मी के लोग भी भेजे हैं जंग करने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान की भाड़े की फौज, क्योंकि पाकिस्तान फौज इस बख्शू, हमारे जी पंजाब गांव में बख्शू होता है जो हर काम के लिए, ओए बख्शू तू इधर आओ, ये कर दे, ओए पांव दबा दे, तो हमारी भाड़े की फौज है। दुनिया में जिसको भी सिविलियंस पे हमला करना हो ना, तो हमारी फौज सबसे आगे होती है। प्रोफेशनल आर्मी के साथ ये लोग नहीं लड़ सकते, अपनी पतलून उतार के आ जाते हैं। तो ये सिविलियंस के ऊपर हमला करना हो तो भाड़े की पाकिस्तान की फौज भी वहां लड़ रही है, तुर्की की फौज भी लड़ रही है, आईएस नामी टेररिस्ट, तालिबान नामी टेररिस्ट भी वहां जाके लड़ रहे हैं। तो सारा इस्लामिक ब्लॉक आजरबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आर्मेनिया की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और इट इज अ वेरी बैड लक सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। जी सर, तुर्की नाटो का भी मेंबर है, तो उसका फायदा भी उठा रहा है सर, क्योंकि नाटो की बहुत सारा वहां पर हथियार हथियार जो भी है तुर्की का, नाटो के पर नाटो का हथियार। तो सर अमेरिका इसको हटा क्यों नहीं देता सर, सस्पेंड क्यों नहीं कर देता नाटो से देखिए, मैं टर्की? एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इन तुर्की में भी नेटो का हथियार है, लेकिन ये सब हथियार है ना, इसकी टेक्नोलॉजी वेस्ट के पास है। ये वेस्ट के बगैर इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का एटम बम है ना, पाकिस्तान के हाथ में नहीं है उसका कुछ भी, क्योंकि 1 मिनट में अमेरिका चाहे तो कर सकता है। तो यही हाल है कि नेटो का जो हथियार उधर पड़ा है वो नेटो की वेस्टर्न फोर्सेस के कंट्रोल में है, तुर्की का उस पर कोई इख्तियार नहीं है। इसके लिए जरूरी चीज ये देखनी होगी कि यूरोपियन यूनियन ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर स्टेट है ग्रीक। तुर्की इज नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तुर्की नेटो का तो मेंबर है लेकिन यूरोपियन यूनियन का नहीं। तो ग्रीक के साथ तुर्की का मसला चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक खामखा का इशू कश्मीर नामी छोड़ा गया है, जो कि इंडियन टेरिटरी है, लेकिन वो छोड़ा गया है, ऐसे तुर्की के बीच में साइप्रस नामी एक मसला चला हुआ है। और ये चूंकि नेटो था इसलिए इनकी जंग वंग नहीं होती थी और इन्होंने कोई वो नहीं किया था। लेकिन अब तुर्की, चूंकि आपको पता है कि एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन के साथ चल रहा है, तो वो उसने साइप्रस में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम पे, इस्लामिक कंट्री के नाम पे चीजें चलानी शुरू की, तो ग्रीक कुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो ग्रीक के साथ पूरा यूरोप खड़ा है, वेस्ट खड़ा है, और नेटो भी ग्रीक के साथ खड़ा है इस इशू पे। तो नेटो, वेस्ट, यूरोपियन यूनियन, ये सब तुर्की पे भरोसा नहीं कर रहे। तो हथियार जी बेशक उधर पड़े हों, लेकिन दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ तुर्की, इट इज अंडर द जी कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न कमांडर्स ऑफ नेटो। जी सर, तुर्की कहने को तो सर एक सेकुलर कंट्री है, और अभी वहां पे उन्होंने एक चेंज करके मस्जिद बना दिया। तो ये सिर्फ कहने को सर सेकुलर कंट्री है, फिर इनको नाम रख लेना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की। ये क्यों नहीं कर देते फिर, क्यों अपना को सेकुलर दिखा रहे हैं? नाम तो इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन इन स्पिरिट तुर्की इज एन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक कंट्री नाउ। और जी ये जो चर्च को इन्होंने, हाया सूफिया को जो इन्होंने कन्वर्ट किया है मस्जिद में, ये जी ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है, क्योंकि ये जी आप कर सकते हैं। इसको अगर आप जोड़ते हैं अयोध्या से, तो अयोध्या वॉज ए मंदिर सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और उसको ऑक्यूपाई किया था मुस्लिम्स ने और तोड़ के मस्जिद बनाया था। तो दैट इज ए लीगली टोटली करेक्ट है अयोध्या का मंदिर बनना। लेकिन जी यहाँ पे टोटली इलॉजिकल चीज है,
जिसके लिए वेस्ट खाली जबानी जमा खर्च कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि तुर्की अपनी कब्र खोद रहा है, क्योंकि तुर्की का अपना क्या है, तुर्की के पास सिवाय डोनर कबाब के वो कुछ नहीं बनाता, और ये जी डोनर कबाब के ऊपर तो दुनिया नहीं फतह कर सकता। तो तुर्की के पास ऐसा सच कुछ है नहीं, ये जिस रास्ते पे चल पड़ा है तो पाकिस्तान बनता जा रहा है, और जी पाकिस्तान के बनाना स्टेट, जी पाकिस्तान अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ चुका है। तो तुर्की इज ऑल्सो डूइंग द सेम, और उसका जो ख्वाब है रिवाइवल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और वो परसों के खिताब में इसने ये भी कहा है कि देर आर सम स्टेट्स इन अरबियन गल्फ, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात, कुवैत वगैरह, जो हिस्टोरिकली दे डिड नॉट एग्जिस्ट एंड दे विल नॉट एग्जिस्ट। यहां इसका कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे हिस्टोरिकली, तो ये अपना इरादा बता रहा है कि मैं इनको भी हड़प करने चाहता हूं। तो ये जी खेल नहीं है, मजाक नहीं है, तुर्की इसको लाइटली ले रहा है। मैं समझता हूं कि एक वक्त आएगा कि बहुत ज्यादा उछल कूद करेगा तो फिर वेस्ट इसको कहीं ना कहीं जी ग्रीक के जरिए या आर्मेनिया के जरिए कहीं ना कहीं तुर्की को हैज टू पे ए बिग प्राइस ऑल दिस एडवेंचरिज्म। जी जी सर, एक क्वेश्चन और सर। सर, अभी यूएनएचआरसी की सालाना मीटिंग हुई, कई लोगों ने अपनी बात रखी वहां पर। सर, आप नहीं पहुंच पाए वहां पर, लेकिन प्रोफेसर सज्जाद रजा पीओके एक्टिविस्ट है, उन्होंने अपनी बात रखी। जुनैद कुरैशी जी ने अपनी बात रखी, और जफर साइतो जो एक पाकिस्तानी सिंधी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। सर, आपको लगता है सर ये इंटरनेशनल फोरम पर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, कि ये सिर्फ कहने को ये होते हैं फोरम? देखें, ईस्ट तिमूर नामी एक इलाका था इंडोनेशिया का, जी ये की डिजाइन बनी कि इसको सेपरेट करना है, तो इमीडिएटली मसला सॉल्व हो गया। दारफुर सूडान का एक इलाका, इनको अलग स्टेट बनाना था, यूनाइटेड नेशंस ने फौरन बना लिया। तो यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ वेस्ट का अपना जो पावरफुल है, क्योंकि देखें 5 कंट्रीज हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाई थी, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सुपर पावर्स थी और पूरी दुनिया पे इनका तकरीबन कब्जा था। इंडिया भी इनके पास था, अफ्रीकन कंट्रीज भी थे, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये वो। तो ये इनकी यूनाइटेड नेशंस है, ये जिस मसले को हल करना चाहते हैं वो कर लें। 94 से तो मैं भी सिंध का मुकदमा यूनाइटेड नेशंस में लड़ रहा हूं, 26 साल जी हो, हिला भी नहीं अपनी जगह से। तो ये चीजें कुछ नहीं होनी। जहां तक आपने जिक्र किया जफर साहितो साहब का, तो जफर साहितो साहब सिंध का केस लेके जा रहे हैं, और वो अपने अमेरिका में से भी चीजें चला रहे हैं, और भी वर्ल्ड सिंध कांग्रेस और सिंध के कई नुमाइंदे हैं जो कि वहां जाते हैं। इट इज एन अवेयरनेस फॉर्म, क्योंकि आखिर को ये जो ऑपरेस्ड नेशंस होती हैं, चाहे वो सिंधी हों चाहे दूसरे हों, इनके पास क्या रास्ता है? ये वायोलेंस या लड़ तो नहीं सकते कि इतनी बड़ी आर्मी है पाकिस्तान की। तो सिर्फ जाके वो एक फोरम है जहाँ पे 200 मुल्क के सफीर बैठे होते हैं, जहाँ पे दुनिया जहाँ के तकरीबन 1000 से ज्यादा एनजीओ, थिंक टैंक्स और यूएन की बॉडीज होती हैं, उनके सामने आप अपना रोना रो सकते हैं, अपने केस पेश कर सकते हैं। लेकिन जी मैं नहीं समझता कि यूएन से कोई आप उम्मीदें लगा सकें। मामूली सी मिसाल ले लें कि आज 4-5 साल हो गए, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, ना इसको निकाल रहा है ना इसको ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है। क्या जी जी एफएटीएफ के पास सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म? फ्रांस तक में आके पाकिस्तानी लोगों को कत्ल कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। अमेरिका में बतूल नामी लड़की ब्लैक लाइव्स मैटर्स में पुलिस की गाड़ी में बम फेंक रही है, पाकिस्तानी लड़की। जहां पे दुनिया में टेररिज्म होता है, आप टेररिस्ट की दुम उठाओगे तो मेड इन पाकिस्तान लगा हुआ है। इसके बावजूद एफएटीएफ उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहा है। ये सब टूल्स हैं, पाकिस्तान और दूसरे छोटे मुल्कों को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। कि आफ्टर ऑल ये ममालिक जो पाकिस्तान है या तुर्की है, सऊदी अरब है, ये सब मोहताज कंट्रीज हैं, इनकी अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं, ये सुई तक तो बना नहीं सकते, ये टोटली मोहताज कंट्रीज हैं। तो इनको ट्विस्ट करने का ये एक टूल है। जितने भी यूएन है, यूनेस्को है, यूएनएचसीआर है, जितनी बॉडीज आप ले लें, ये सब एक टूल है वेस्ट का, पावरफुल कंट्रीज का, टू स्क्वीज स्मॉलर नेशंस। जी। अब सर थोड़ी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पर।
सर अभी गिलगित बाल्टिस्तान में सर इलेक्शन होने हैं। सर इलेक्शन में जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, बड़ा सर माहौल गर्म होता है। और सर वहाँ कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ गया सर? इस समय वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है सर, अजीब सिचुएशन है सर, इसको थोड़ा सर बताइए सर। सर पहले तो ये है कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसमें आर्मी चीफ जाके वहां पे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहा है। जी भाई तुम्हारा काम, हम तुमको पाकिस्तान की आवाम अपना पेट काट के जो बजट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि भारत हमारा इतना बड़ा दुश्मन तुम कह रहे हो कि है, उससे जाके जंग लड़ो। वो कश्मीर जो तुम कह रहे हो हमारा है, हम आजाद कराएंगे, जाके आजाद कराओ। ये क्या है कि तुम वहां पे हाइडल प्रोजेक्ट और डैम और इन चीजों के इफ्तिताह कर रहे हो, नंबर वन। नंबर दो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट था 2008 से 2013, तो उसने भी ये ड्रामा किया था कि इसको हम प्रोविंस बना रहे हैं, इसकी एक असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराया, वहां पे चीफ मिनिस्टर तक बना था। और हमारी वहां पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गई थी। फिर वो जाहिर है इंटरनेशनल लॉ के तहत कश्मीर का एक्सेशन हुआ था। कश्मीर मींस लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, इन जी सब का एक्सेशन कश्मीर के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह और उनके साथ मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने एग्री किया था इंडिया से एक्सेशन करने का, और इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये पाकिस्तान के इन्वेडर्स ट्राइबल्स आ चुके हैं हमारे कश्मीर के अंदर, माओ बहनों को अगवा कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, हमें बचाया जाए। तो इंडियन आर्मी गई थी। तो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन भी क्लियर अल्फाज में कश्मीर को इंडिया की टेरिटरी कहते हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, कहीं भी लीगली है। तो ये कैसे इसको प्रोविंस बना सकते हैं? इसलिए इनके पास लीगल ऑब्स्टेकल है। ये ऐसा ही एक ड्रामा है जैसे पीओके में एक आजाद कश्मीर कहते हैं जिसको, जिसका एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका एक प्राइम मिनिस्टर है। ये दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसपे गद्दारी का मुकदमा बना है। जी जी जी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जिसपे पाकिस्तान ने गद्दारी का मुकदमा बनाया है। अरे अगर वो आजाद कश्मीर है तो वो पाकिस्तान का गद्दार या वफादार कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान आफ्टर ऑल पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है, वो गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, तिब्बत में है। दुनिया का आधे से ज्यादा फ्रेश वाटर उधर है। और ये पानी है ना, ये बहुत बड़ी कॉमोडिटी है। ये आगे चल के दुनिया की बड़ी जंगें भी पानी के ऊपर होनी है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इस पानी के रिजर्वायर और उससे जो बिजली पैदा होती है और जो डैम बनते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये गिलगित बल्तिस्तान में खेल खेला जा रहा है। अब आपका ये सवाल कि वहां पे पॉलिटिकल रैलीज और ये सब चीजें, तो भाई ये इलेक्शन तो नहीं है ना, ये तो ड्रामा है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे 2018 में, रैलीज भी हुई थी, जलसे भी हुए थे, क्या हुआ? इमरान खान को जबरदस्ती लाके बिठाया गया है, उसको जबरदस्ती जितवाया गया है। तो वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के बूट चाटने वालों की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन तो एक ढकोसला है। और गिलगित बल्तिस्तान में इसके बारे में बड़ा रेजनमेंट है। लोकल पॉपुलेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टोटली अगेंस्ट है इस इलेक्शंस के, और एंड दे डोंट एग्री विद दीज इलेक्शंस, दे डोंट वांट टू बी विद पाकिस्तान। जी। सर अभी एक डेवलपमेंट हुआ है सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि नवाज शरीफ का भारत से लिंक है, वो छुप छुप के नेपाल में मिला करते थे और उनकी बातें होती थी छुप छुप के नेपाल में। तो सर क्या इसमें सच्चाई है सर? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर भारत के एजेंट जाके वहां पे मिल रहे हैं, तो दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई क्या कर रही है कि उनके होते हुए रॉ रॉ एजेंट पूरे पाकिस्तान में दनदनाते फिर रहे हैं? अल्ताफ हुसैन से ये एमक्यूएम कराची की जो पार्टी है उसको रो चला रही है, सिंधियों की जो जमातें हैं उसको रो चला रही है, बलोचिस्तान को रो चला रहा है, आजाद कश्मीर पीओके में रो चला रहा है। नवाज शरीफ रह गया था एक पंजाब का नुमाइंदा, उसको भी रो चला रहा है। तो 95% पाकिस्तानी तो रो का एजेंट है। यार ये रो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में 95% लोग गद्दार हैं, वो रॉ एजेंट हैं। दूसरा सवाल ये है कि इतनी माइटी आर्मी है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज खा रहे हैं ये।
तो इनके होते हुए कैसे रो इतना आसानी से वहां पर ऑपरेट कर रही है? सिंपल सा सवाल है। जब आपको ये पता है कि 3 आदमी जाके मरियम नवाज शरीफ से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने उन 3 आदमियों को पकड़ा क्यों नहीं? सिंपल सवाल है। सर अभी एक मैटर आ रहा है सिंध आइलैंड वाला जजीरा, कोई एक जजीरा है उसके ऊपर विवाद चल रहा है सर। तो सर ये समझना चाहेंगे सर क्या है मैटर सिंध में आइलैंड वाला, इस मैटर को। एक जजीरा नहीं है, सिंध जी। और बलूचिस्तान के कई जजीरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को समंदर ना पंजाब पे लग रहा है ना केपीके पे लग रहा है, सिंध और बलूचिस्तान में लग रहा है। तो सिंध और बलूचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वहां पे काफी जजीरे हैं। और एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि चाइना के नक्शे को आप गौर से देखेंगे ना, तो चाइना का वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे समंदर नहीं लगता, और ईस्टर्न पार्ट पे समंदर लगता है जो हांगकांग वगैरह की साइड पे है। अब उनका क्या होता है कि जो ट्रेड रूट है वो, जी। जब वेस्टर्न साइड की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहां से जो चीज एक्सपोर्ट करनी है चाइना को, वो उनको बाय रोड पहुंचानी पड़ती है ईस्टर्न अपने सी पोर्ट्स पे। फिर वहां से एक लंबा ट्रेड रूट लेके इंडिया के नीचे से होकर गल्फ में आता है, यूरोप में आता है, अफ्रीका में आता है, अमेरिका में जाता है। बहुत महंगा पड़ जाता है। तो चाइना को चाहिए था शॉर्टकट कि इनका जो काशगर है, काशगर से सीधा रोड बना दिया इन्होंने वाया गिलगित बल्तिस्तान, ग्वादर को कब्जा कर लिया इन्होंने। ग्वादर से इनका ट्रेड रूट आसान हो गया है, इनकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई है क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस थे वो कम हो गए। तो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट का बहुत बड़ा मार्जिन बढ़ जाता है। अब क्या है कि ये जजीरे हैं, ये चाइना की अरसे से नजर थी। आपने देखा कि श्रीलंका, मालदीव्स और फिर कीनिया, आप इस नक्शे को गौर से देखेंगे तो इस पूरे रीजन में कीनिया का मुंबासा पोर्ट है, जिबोती है, जिबोती बिल्कुल सऊदी अरब के साथ है, आधे घंटे का रास्ता है सऊदी अरब का जिबोती से। इस तरह इनको ये समंदर में मिलिट्री बेसिस चाहिए थे, और ये मिलिट्री बेसिस के लिए जजीरे इज द बेस्ट। तो ये पाकिस्तान के ये जो जजीरे हैं ना, ये पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंध की है प्रॉपर्टी और बलूचिस्तान की है। और बदकिस्मती से सिंध में और बलूचिस्तान में सिंधी और बलोच पपिट रूलर्स जो हैं वो आर्मी के बूट लीकर्स हैं, वो आर्मी के बूट चाटने वाले हैं। उन्होंने एनओसी दे दी फेडरल गवर्नमेंट को कि हम आपको कस्टडी देते हैं इन जजीरों की, इन आइलैंड्स की। अब पाकिस्तान की पंजाबी फौज और चाइना की कम्युनिस्ट फौज वहां पे मिलिट्री बेसिस बनाएगी, और वो मिलिट्री बेसिस इतने डेंजरस होंगे कि आप उसको उस सिनारियो में ले आए हैं तुर्की के साथ मिला के, कि तुर्की कह रहा है कि ये अरब स्टेट्स पे मैं कब्जा करूंगा। ये अरब स्टेट से तेल की सप्लाई और ये सब चीजें जा रही हैं, और इनके कोने पे अगर ये जजीरों पे चाइना के और पंजाबी टेररिस्ट आर्मी के अड्डे होंगे, मिलिट्री बेसिस होंगे, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। चाइना और पंजाबी आर्मी का तो ये खूबसूरत डिजाइन है टू टू कंट्रोल द ट्रेड रूट। ये दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि दुनिया का एनर्जी रिसोर्सेज ईरान, सऊदी अरब और ये अरब गल्फ स्टेट से निकल के जाता है पूरी दुनिया में। इसके ऊपर अगर इधर चाइना और पंजाबी आर्मी बैठ गई तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। सर अभी गुलाला इस्माइल जी पर एफआईआर कर दी गई और उनके माता पिता माँ बाप पर बहुत बदसलूकी की गई और उन पर सर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। तो सर ऐसा क्यों हुआ गुलाला इस्माइल के, उनको वो तो बेचारी जान बचा के भागी, लेकिन उनके माँ बाप को सर बड़ा बेइज्जत किया गया। देखें, बात दरअसल ये है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी की बदमाशियों को नंगा करेगा ना, तो पाकिस्तान की बुजदिल आर्मी उनके घर वालों पे हमला करती है। पाकिस्तान की बुजदिल आर्मी है ना, उससे आप कोई अच्छाई तवक्को नहीं कर सकते, कोई मॉरलिटीज तवक्को नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था कि भारत में मुसलसल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, तो कुछ टेररिस्ट से इनकाउंटर हो रहा था, तो भारतीय फौज आम कश्मीरी सिविलियंस के घर में गई और बूढ़ी औरत और बूढ़े आदमियों को अपनी गोद में उठा के सेफ जगहों पे लेके गए। दिस इज द मॉरलिटीज। हमारे यहाँ की मॉरलिटीज ये है कि घर वालों पे अटैक करते हैं। गुलालाई तो बेचारी भाग गई, वो तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के निकल सकी तो निकल गई, अब उसके बूढ़े माँ बाप को ये तंग कर रहे हैं।
हम भी जी बाहर रहते हैं ना, तो हम भी ये चीजें फेस करते हैं। अब मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन 12 जुलाई इस साल मैंने चाइनीस एम्बेसी के सामने जिंदगी में पहली बार भारत का नेशनल एंथम गाया। उसी दिन शाम को मेरे भांजे को उठा के ले गए कराची में। अब तक इनके पास है। जी इसका जी मार मार के जो हाल किया है, मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, ये पहली बार आपके उस पर बता रहा हूं। तो ये हम लोगों को फेस करना पड़ता है। और हम लोगों को मतलब ये है कि हम तो सेफ हेवन में आकर बैठ जाते हैं, फिर हमारे पीछे जो होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो दिस इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वी कैन नॉट चेंज इट। ये पाकिस्तान की बदमाश रियासत है, ये इस तरह के हथकंडे चलाती रहती है। सर, आपकी हिम्मत को बहुत दाद देते हैं सर। आप जिस तरह का से बात रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। अरे थैंक, और सर, शर्मिंदा ना करें, मेरा टाइम बिल्कुल कीमती नहीं है। मेरा काम नहीं अवेयरनेस सर। फैलाना है। बस जी ये है सर। कि हमें जॉब करनी होती है, कि हम कोई पाकिस्तान से लूट मार करके नहीं आए कि हमारे पास यहाँ जी पे पैसा वैसा हो। तो अपने घर चलाने के लिए जॉब वगैरह करनी होती है, तो जरा मसला होता है। अदरवाइज तो मेरा काम ही अवेयरनेस फैलाना है। आप जैसे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, मौका देते हैं कि हम अपनी आवाज उठा सकें। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार थैंक सर यू, आप। थैंक यू।